हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आपका हमारे चैनल चौहान भैया तर्रा वाले में पुनः एक बार स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 10 अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश इसका अध्ययन करेंगे। पिछले पाठ में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। उसके पश्चात हमारा स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई हमको और विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा। अब बच्चों प्रश्न ये है कि अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग इस पाठ में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने पाठ को। अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को तो विफल कर दिया था, लेकिन उसे आभास हो गया कि भविष्य में आंदोलन पुनः छिड़ सकता है। अतः अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में अखिल भारतीय संघ की तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों को भी शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गए। शेष सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। चूंकि गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी, अतः वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कठोर आलोचना की गई। तो बच्चों 1935 का अधिनियम हम बहुत महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में अखिल भारतीय संघ की और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। ऐसा अंग्रेजों ने क्यों किया? अंग्रेज भयभीत थे कि कहीं भारतीय पुनः से भयंकर आंदोलन न कर दें, जिससे कि उन्हें इस देश की सत्ता से हाथ धोना पड़ जाए। इसलिए उन्होंने भारतीय नेताओं एवं जनता को खुश करने के लिए 1935 का अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह थी कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संघ की तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। इस संघ में अंग्रेजों ने देशी रियासतों को भी शामिल किया। उन्होंने प्रांतों तथा देशी रियासतों को भी शामिल किया और यह व्यवस्था की कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गए। कौन कौन से विभाग बच्चों? विदेश विभाग और रक्षा विभाग बाहर रखे गए। शेष सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। क्योंकि गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी, अतः वह गवर्नर और गवर्नर जनरल उस ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। इस अधिनियम का भारतीयों द्वारा कठोर आलोचना की गई। सितंबर 1939 ईस्वी, बच्चों इस स्थिति को याद रखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। सितंबर 1939 ईस्वी को सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहायता नहीं देना चाहती थी। उसके बिना विचार विमर्श किए भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में अक्टूबर 1939 ईस्वी में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफापत्र दे दिया। बच्चों देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940, विनोबा भावे जी को बच्चे देखिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाने हैं, सी राजगोपालाचार्य। ये सी राजगोपालाचार्य जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के पश्चात गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने युद्ध के विरोध में सीमित पैमाने पर सत्याग्रह करने की योजना बनाई। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति जो बच्चे थे वो विनोबा भावे थे। कई बार कई परीक्षाओं में बच्चों प्रश्न पूछा जा चुका है कि सन 1939 के सभी ने जो है सत्याग्रह
करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। अन्य सत्याग्रहियों में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रमुख थे। इन सत्याग्रहियों ने जनता में यह संदेश पहुंचाया कि अंग्रेजों को युद्ध में मदद न दी जाए, क्योंकि कांग्रेस पहले युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी शासन की मदद करके देख चुकी थी कि अंग्रेजों ने अपने वादे को पूरा नहीं किया था। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेसियों ने भारत द्वारा ब्रिटिश सहायता का भरपूर विरोध किया। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा था युद्ध में सहायता न करना। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस नेताओं से समझौता वार्ता की, किंतु कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों से स्पष्ट कह दिया कि उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज है और इस दिशा में अब अधिक विलंब सहन नहीं होगा। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। मुंबई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा, यदि अंग्रेज इस पर सहमत नहीं होते हैं तो विवश होकर भारतीयों को करो या मरो की भावना से आंदोलन करना पड़ेगा। इस आंदोलन में गांधी जी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया। अब करो या मरो की भावना से क्या समझा जाए कि गांधी जी ने क्या अहिंसा के रास्ते को छोड़ के हिंसा के लिए कहा था, करो या मरो, डू एंड डाई? लेकिन इसको इस तरह नहीं समझा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने उसी रात्रि को गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त प्रातः से ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। बड़े बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए, हड़तालें हुई। सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण कर लिया और बहुत से अखबारों को जब्त कर लिया। सरकार की इस गिरफ्तारी में कुछ स्थानीय स्तर के नेता बच गए। ये नेता अपने क्षेत्रों में सरकार विरोधी गतिविधियों में जुट गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जैसे समाचार लोगों को प्राप्त हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ते गए। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। कुछ स्थानों पर लोगों की भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला बोल दिया। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा झंडा फहराया गया। हजारों सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी। छात्र विद्यालय छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। जगह जगह विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले तथा देश प्रेम से संबंधित पर्चे लिखने तथा बांटने में लग गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आंदोलन अत्यधिक उग्र था। बिहार के गवर्नर को भागकर वाराणसी में शरण लेनी पड़ी। बलिया में अल्पावधि के लिए अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया था। चित्तू पांडे के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के लगभग सभी भागों में जन विद्रोह एवं क्रांति फैल गई। कहने का मतलब यह है बच्चों कि भारत छोड़ो आंदोलन कुछ कुछ हिंसक और अहिंसक दोनों ही जो जैसे पाया उस प्रकार उसने आंदोलन में अपना भाग लिया। सरकार ने अपनी सारी शक्ति आंदोलन का दमन करने में लगा दी। हजारों देशभक्त शहीद हुए तथा बंदी बनाए गए। सरकार की इस दमन नीति के विरोध में गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास किया। जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई। गांधी जी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। अरुणा असफ अली बच्चों, ये महिला जो है भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी प्रमुखता से इन्होंने भाग लिया। ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए जहां एक और श्री जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा असफ अली आदि बड़े राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर अपने ढंग से गुप्त कार्य कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों जोशीले क्रांतिकारी साहित्य वितरण करने में जुट गए। इन्होंने निर्भय होकर देश की आजादी के लिए अपने को बलिदान कर दिया। इन युवकों की बलिदान कथाएं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेंगी। ऐसे नवयुवकों में हेमू कलाड़ी भी एक थे। कौन बच्चे? हेमू कलाड़ी भी एक है। हेमू ने 23 अक्टूबर 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी
में ले जाए जा रहे ब्रिटिश फौज तथा शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। ये फौज तथा शस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए थे। गश्त लगाती हुई पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। 21 जनवरी 1943 को हेमू कलाली को फांसी दे दी गई। इस समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। भूमिगत गतिविधियां। इसी बीच देश में विद्रोहियों का एक भूमिगत ढांचा भी तैयार हो गया था। इस आंदोलन की बागडोर अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक तथा आरपी गोयनका आदि ने संभाली। भूमिगत कार्रवाइयों में लगे हुए लोगों की संख्या सीमित अवश्य थी, परंतु उनको जनता से व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ। भूमिगत आंदोलन की मुख्य गतिविधि पुलों को उड़ाना, टेलीफोन के तार काटना तथा रेल की पटरियों को उखाड़कर संचार माध्यम को नष्ट करना था। आजाद हिंद फौज। देखिए, ये क्रांतिकारी व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान था हमारी आज़ादी में। इन्होंने ही दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का भी नारा दिया। आइए इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज का नाम आते ही सुभाष चंद्र बोस का नाम सहज ही स्मरण हो जाता है। उनका विश्वास यह था, बिना सशस्त्र युद्ध किए भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्ति नहीं पा सकता। अतः सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का एक संगठन प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। कुछ दिनों के बाद उन्हें जेल से छोड़ दिया गया, लेकिन उनके मकान में ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1943 को वे चुपचाप घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी से जापान जा पहुंचे। जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए 50,000 सैनिक स्वेच्छा से आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्होंने आम नागरिकों को भी इस फौज में भर्ती किया। इस फौज में स्त्री सैनिकों का भी एक दल झांसी रेजिमेंट के नाम से बनाया गया। आजाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिए। 4 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आजाद हिंद फौज ने रंगून से दिल्ली के लिए कूच किया। आजाद हिंद फौज बर्मा तक अंग्रेजों की फौज से लड़ती चली आई, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध 1944 में जापान की पराजय होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। आजाद हिंद फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इन बहादुर देशभक्त सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। सैनिक विद्रोह 1946 में अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी। जगह जगह हड़तालें हो रही थीं। अपने राज्य के खिलाफ इतना जबरदस्त विद्रोह देखकर अंग्रेज शासक आखिर हार मानने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने को कमजोर महसूस कर रहे थे। ऐसे में भारत की विद्रोही जनता पर काबू पाना उन्हें बेहद कठिन लगा। इंग्लैंड में जो दल मजदूर दल की सरकार थी वह भारत को स्वतंत्र करने को राजी हो गई। जब सन 1945 ईस्वी में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध के दौरान बड़े बड़े देशों द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति करने की मांग जोर पकड़ने लगी। अमेरिका और रूस अनेक बार यह संकल्प दोहराते रहे कि यह युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। अब वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे। कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार। जुलाई 1942 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव सरकार बदल गई। वहां मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति भारत भेजी। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के बाद 2 मुख्य निर्णय लिए गए। भारत में एक अंतरिम सरकार गठित की जाए।
जिसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की जाए। इन प्रस्तावों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई और संविधान सभा गठित करने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। 1947 का स्वाधीनता अधिनियम। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, चूंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही और भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे। अतः भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान को दो अलग राज्य बनाने का अंतिम रूप से निर्णय लिया गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया जिसे 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। इस अधिनियम में यह घोषित किया गया कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश शासन की प्रभुत्वता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगी। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता का मार्ग खुल गया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक संविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान नहीं बन जाता है, तब तक 1925 का अधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रहेगा। भारत विभाजन। स्वतंत्रता का अवसर जैसे पास आया, वैसे हिंदू और मुसलमान संप्रदायवादी लोग अपने अपने हितों के लिए बुरी तरह अड़ गए। इस हालात में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक संगठन ने मांग की कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में उन पर हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा और वे विकास नहीं कर पाएंगे। अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच आंदोलन छेड़ा। जगह जगह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे होने लगे। अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू भारत आने लगे और भारत में रहने वाले कई मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे, पर अनेकों हिंदू मुसलमान अपनी पुरानी जगहों पर रहे। उन दिनों हिंदू और मुसलमानों के बीच भीषण दंगे भड़क उठे। एक दूसरे के प्रति नफरत व घृणा की बातें फैलाई गईं। गांधी जी यह सब स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 77 वर्ष की उम्र में वे भयानक दंगों के बीच लोगों को समझाने बुझाने चल दिए। उन्होंने कहा, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर यह नहीं होने दूंगा कि भारत में मुसलमान लोग रेंग कर जिए। उन्हें आत्मसम्मान के साथ चलना है। 7 जून 1947 भारत पाक विभाजन स्वीकार किया गया। नेहरू, माउंटबेटन और जिन्ना दाएं। ये देखिए बच्चों, भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया जा रहा है। बीच में लॉर्ड माउंटबेटन है, यहां जिन्ना है और ये नेहरू हैं। वे इस सिद्धांत पर अडिग थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान के लिए बराबर जगह है। यह बात हिंदू संप्रदायवादी नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि भारत में हिंदू लोगों को प्रमुख स्थान मिले। उनमें से एक नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। शब्दावली: प्रभुसत्ता, पूर्ण अधिकार, पूर्ण सत्ता, रियासत, मिल्कियत या हुकूमत। कहने वाली विडंबना यह है बच्चों कि जो व्यक्ति जीवन भर अहिंसा के खिलाफ रहा, लास्ट में उसकी मृत्यु हिंसा के तरीके से हुई। बच्चों के प्रश्न अभ्यास को एक बार करके देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ बच्चों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे था? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन गठित किया था। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे। विनोबा भावे जी, विनोबा भावे। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका था? तो बच्चों यह कथन था सुभाष चंद्र बोस। किसका? सुभाष चंद्र
बोस जी का, लिख लीजिए उसको। इसके बच्चों जो बाकी के जो बड़े प्रश्न उत्तर हैं, इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आप हमारी पोस्ट देख सकते हैं। वहां आपको इस पाठ से संबंधित सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। और इसमें बच्चों एक प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है जो आपको स्वयं करना है। प्रोजेक्ट वर्क क्या है? आजकल होने वाली हड़तालों एवं चक्का जाम के द्वारा किस प्रकार की मांगों को मनवाना चाहते हैं, आप इन समस्याओं को हल करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे, इसका उत्तर आपको स्वयं कल लिख करके लाना है। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। ओके बच्चों, अगर बच्चों ये आपको हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल चौहान भैया तर्रा वाले को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।